नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार मानस, प्रधान संपादक आलोचना दृष्टि एवं प्राध्यापक हिंदी, बहाउद्दीन आर्ट्स कॉलेज जूनागढ़, गुजरात। मित्रों, आज हम बात करेंगे प्रवासी मजदूर की जो समस्याएं हैं उन पर। एक तो सबसे पहली बात ये हमें जानना चाहिए कि प्रवासी मजदूर है कौन। यानी वो जो अपने गांव घर को छोड़कर दूसरी जगह चला गया हो अपनी रोजगार के लिए, कुछ आर्थिक लाभ के लिए। वो जो दूसरे के यहाँ मजदूरी करने के लिए अपना घर गांव छोड़कर चला गया हो, वही प्रवासी मजदूर कहलाता है। अब हमारे यहाँ दो तरह के प्रवासी मजदूर हैं। एक तो जो अपना गांव घर छोड़कर भारत के लोग हैं और भारत में ही कहीं दूसरी जगह चले गए हैं, जैसे हमारे पूर्वांचल के या बिहार के जो बहुत से मजदूर हैं, वो मुंबई, दिल्ली, सूरत, अहमदाबाद, राजकोट, बंगलोर या जितनी बड़ी बड़े जगह हैं वहाँ जो काम कर रहे हैं, एक तो वो मजदूर हो गए। दूसरे कुछ वैसे भी मजदूर हैं जो इस देश के बाहर भी मजदूरी ही करते हैं। जैसे बहुत से लोग हमारे इस देश के सऊदी अरब चले जा रहे हैं, वहाँ बहुत से मजदूरी काम है कि वहाँ भेड़ बकरियों का ही शायद पालन और उन्हीं का सब देखना सुनना पड़ता है, कोई विशेष काम नहीं है, लेकिन वहाँ भी हमारे भारतीय मजदूर हैं। आज जब हम भारतीय मजदूरों की चर्चा करते हैं तो केवल भारत के ही लोगों को ध्यान में रखकर ही विशिष्ट चर्चाएं हैं, समस्याएं हैं, उन्हीं की बातें सामने आती हैं। एक पक्ष जो विदेश में प्रवासी मजदूर हमारे हैं, उन पर कोई चर्चा नहीं है, उसकी भी चर्चा हमें करनी चाहिए। उन पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए कि कितने भारत के ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो विदेश में जाकर के मजदूरी कर रहे हैं, कुछ धन संचय करने की इच्छा से जाकर के वहाँ रह रहे हैं। उन पर अभी तक हमारे किसी भी न्यूज़ चैनल में कोई विशेष बात नहीं सामने आई है। तो ये हमारे प्रवासी मजदूर की एक रूपरेखा हो गई कि जो अपने गांव घर से दूर जाकर किसी शहर या विदेश में जाकर कुछ पैसों के लिए काम करता है दूसरे के लिए, वो हमारा प्रवासी मजदूर हो। यानी जो अपने घर से दूर रह करके किसी दूसरी जगह में वास करते हुए काम करे, वो प्रवासी मजदूर कहलाता है। अब देखने वाली बात यह है कि जो मजदूर हैं उनकी समस्याएं क्या हैं और उसका एक संक्षिप्त इतिहास क्या रहा। तो मित्रों, ये जो मजदूर नामक शब्द विकसित हुआ, यह कोई भारतीय शब्द नहीं। भारत में मजदूर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हमारे यहाँ जन हुआ करते थे कि कोई इतने जन हैं वो काम करते हैं, एक प्रकार से सेवा का जो काम करते थे वो जन कहलाते थे। दूसरे यहाँ जो भी जन भी थे वो भी कृषक थे। कृषक होने में एक सम्मान था, लेकिन मजदूर होने में कोई सम्मान का भाव नहीं है। और इसको हम बेहद अगर किसी एक उपन्यास में देखना चाहें तो गोदान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है और उसमें बहुत करीने से उसमें दिखलाया गया है कि एक मजदूर का जीवन और एक किसान के जीवन में फर्क क्या है। और मजदूर के जीवन में भले ही आर्थिक लाभ हो, लेकिन किसान के जीवन का जो सम्मान है वो मजदूर कभी नहीं ले सकता है। उसमें किसान के जीवन में एक स्वामित्व का भाव होता है, मजदूर के जीवन में स्वामित्व का दूर तक कहीं आभास नहीं होता। यह एक समस्या भी हो सकती है। दूसरा, आज़ादी के बाद से ही आज हम विशेष रूप से प्रवासी मजदूर क्या, कोई भी मजदूर हो, कहीं का भी मजदूर हो, हमारे गांव घर में काम करने वाला, ईंटा गारा करने वाला या कोई भी काम करने वाला, क्या उसकी समस्या नहीं है? हाँ, प्रवासी मजदूर की समस्या एक रूप से थोड़ा सा अलग हो गई कि वो लौट रहा है घर को, घर को नहीं जा पा रहा है और घर जाने में उसकी तमाम समस्याएं हैं, या जहाँ वो रह रहा है वो गांव जैसा तो जगह है नहीं कि जहाँ कोई दूसरा मदद कर सके।
कोई मदद करने वाला इस प्रवास में नहीं मिलता है। एक और कोई ऐसी व्यवस्था होती नहीं है, कोई जड़ नहीं होती है, सारी जड़ें टूट होती हैं और वो टुकड़ा हुआ पत्ता कहाँ चला जाए किसको क्या मालूम। तो ये उखड़े हुए पत्ते की दास्तान है एक प्रकार से प्रवासी मजदूर की। और जो और मजदूर है उनकी वो दास्तान है वो उखड़े हुए पत्ते की तरह तो नहीं है, वो अभी जड़ और जमीन में जुड़ा हुआ है। गांव में पहचान है, उसकी एक व्यवस्था है, नहीं जान पहचान है, कोई ना कोई उसकी मदद करने के लिए तैयार होगा। लेकिन ये जो प्रवासी मजदूर जो गांव में लौट रहा है, जिसकी गांव में कोई पहचान नहीं रह गई है, आइडेंटिटी नहीं रह गई है, वह व्यक्ति गांव में जाकर भी अनजान सा उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है। और दूसरा, जब वो गांव से निकला है तो गांव में ऐसा बहुत कुछ कर चुका है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं गोबर का। गोबर जो मतलब एक चरित्र है, वो जब गांव से निकलता है, शहर जाता है, लखनऊ नामक शहर में वो काम करता है, चाय की दुकान लगाता है और भी तमाम तरह के पैसे कमाने की, जैसे कि किसी को सूद में देकर पैसा कमाना, एक पैसे कमाने को सोच लेता है। गांव आता है तो गांव की सारी व्यवस्था को वो उलटना चाहता है। तो झिंगुर सिंह हो या दाता सिंह हो या किसी को, वो सबको एक प्रकार से मतलब उनकी एक प्रकार से बखिया उखेड़ देता है, उनकी सच्चाई का। इससे पूरा का पूरा जो एक गवई ठाठ का स्थापित करने वाला एक वर्ग है वो नाराज होता है। इसलिए गोबर को कोई जगह गांव में नहीं मिलती है, वो शहर में दर दर की ठोकरें खाता है। और लगभग मतलब उसका उपन्यास में अंत तो नहीं दिखाया गया, लेकिन उसका अंत क्या है ये हर पाठक तक पहुंच जाता है। मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो शहर को आया हुआ प्रवासी मजदूर है, ये गांव में वही व्यवस्था बना चुका है। तो गांव लौटने के बाद क्या इसको वो चीज़ें मिल पाएंगी जो मतलब एक वहाँ पर रहने वाले व्यक्ति को मिल सकती है, होरी जैसे व्यक्ति को कुछ मदद मिल सकती है, वो क्या उसको मिल सकती है, भी एक समस्या है। अब जो हमारे भारत में प्रवासी मजदूर हैं, जो बड़े शहरों में, मुंबई में, दिल्ली में, ये जितने भी बड़े शहर हैं, बंगलौर है, आपका अहमदाबाद है, राजकोट है, सूरत में बहुत से भारतीय मजदूर काम करते हैं। तो ये भारतीय मजदूर की सबसे बड़ी समस्या है कि घर लौटने की। आज उनको सारी फैक्ट्रियां बंद हैं, सारे काम बंद है, बहुत से सब्जी ठेले, ऑटो चलाते थे, सब बंद है। ऐसे में वो लौटने की जो समस्या उनके सामने है, वो मतलब सब धंधे चोट हुए तो उसको गांव की याद आ रही है। अब गांव लौट रहा है, लौटने के साधन नहीं है। एक प्रश्न, सबसे बड़ा प्रश्न मुझे लगता है, और आज अगर हम बात करें, एक सबसे बड़ा कहते हैं ना कि ये यक्ष प्रश्न है, यक्ष के प्रश्नों का उत्तर युधिष्ठिर ने दे दिया था। फिर एक बात आई कि मतलब द्रौपदी प्रश्न है, द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर धर्मराज युधिष्ठिर नहीं दे पाते हैं, भीष्म पितामह जैसा पुरोधा नहीं दे पाता है, गुरु द्रोणाचार्य जैसा व्यक्तित्व नहीं दे पाता है। तो द्रौपदी प्रश्न को भी बहुत बड़ा माना गया है। लेकिन मैं आज मित्रों कहता हूँ ये मजदूर प्रश्न है कि जो मजदूर पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जाना जाता है, उसी मजदूर को एक महीने भी सही से भोजन हमारी सरकारी व्यवस्थाएं या हमारी जो व्यवस्थाएं, ये प्रौद्योगिकी की व्यवस्थाएं हैं या पूंजीवाद की व्यवस्थाएं या हमारी सरकारी व्यवस्थाएं, वो एक महीने का सही से भोजन उपलब्ध नहीं करा पाती। ये सबसे बड़ी समस्या, ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है, ये मजदूर प्रश्न है। यक्ष प्रश्न तो उत्तर मिल गया था, ये बहुत बड़ा मजदूर प्रश्न है कि जिन मजदूरों के बल पर पूरी की पूरी इंडस्ट्रियाँ या हमारे पूंजीवाद की जितने औद्योगिकीकरण की व्यवस्थाएं सब टिकी हैं, उन मजदूरों को एक महीने का भोजन भी सही से व्यवस्थित नहीं किया जाता, या उस भोजन कराने की व्यवस्था असफल हो जाती है, या वो भोजन कराने की जो उनकी व्यवस्था है वो तार तार हो जाती है। ये एक सबसे बड़ा मजदूर प्रश्न है। और वो व्यक्ति जब वापस लौटता है तो उसके लिए हमारे जो संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट हो, वह उसके जाने के लिए भी कितना शोषण उसका किया है। आप देख सकते हैं कि हमारी व्यवस्था के एक अंग नोएडा में इकट्ठे हुए मजदूर थे
जो अपने घर जाना चाह रहे थे, एक एजेंट टाइप का व्यक्ति आता है, सबसे 3500 4000 रुपये लेता है और करीब करीब वो 60-70 लोगों से उतना पैसा ले जा करके गायब हो जाता है। और हमारी प्रशासनिक व्यवस्था तार तार, मतलब कोई भी क्या व्यक्ति, आप कह सकते हैं कि जो व्यक्ति गायब हो गया है उसका किसी से कोई संबंध नहीं था, प्रशासन से, पुलिस से, किसी से कोई संपर्क नहीं था, और गायब हो जा रहा है और मजदूर घर नहीं जा पा रहा है। अब देखिए कि ऐसी तमाम व्यवस्था, भोजन को लेकर ऐसी तमाम समस्याएं हैं, बहुत से लोगों ने उसमें दलाली की है, बहुत से प्रोवाइडिंग, मतलब कोई भी चीज़ हो, हम असफल कहाँ हो जाते हैं। ये जो एजेंट किस्म की चीज़ तैयार हुए वहाँ हम बहुत असफल हुए हैं। और ये हमारे सबसे बड़ा मतलब प्रश्न है कि ये जिस एजेंट की व्यवस्था को हम विकसित कर रहे हैं उसके अंदर की आत्मा किस स्तर पर जाकर समाप्त हो गई है, इसकी संवेदना का सबसे बड़ा इतिहास। ऐसी तमाम घटनाएं आपको लेकर, मैं घटनाओं की बहुत जिक्र नहीं करूंगा, आप एक घटना से उसकी संवेदना का समझ सकते हैं। दूसरी एक समस्या है कि आज हमारे 2-3 महीने से सारे कंपनियां या फैक्ट्रियां या जो भी हैं वो सब बंद है, दुकानें हैं। हम सब जो हम सरकारी कर्मचारी हैं वो तो सब कहीं ना कहीं व्यवस्थित हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन और जितने फैक्ट्रियाँ उद्योगपति हैं या जो इतने छोटे धंधे, कोई भी धंधे वाला अगर है तो वो सब अपने घाटे पूरे कर लेगा आने वाले समय में। लेकिन आप सोचिए जो ये मजदूर वर्ग घाटा उठा चुका है, क्या उसकी ये घाटा, ये जो उसने घाटा उठाया 2-4 दिन, भोजन तक का मतलब वो जुटा नहीं पाया, उसको क्या कभी उसका ये घाटा पूरा हो सकता है? ये भी आप मजदूर प्रश्न की तरह लीजिए कि इसका उत्तर किसी के पास हो तो बताइएगा मुझे कि क्या वो जो 2-4 महीने से घाटा उठा चुका है और न जाने कितने आने वाले समय में वो घाटा उठाएगा, उसकी पूर्ति कैसे होगी? ये भी एक प्रश्न आप देखिएगा, ये मजदूर प्रश्न की तरह है। तीसरी, हमारी जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं जो बड़ी बात करती हैं कि हम घर पहुंचा रहे हैं। अभी भी मुंबई में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, सोनू सूद का नाम बहुत उभर रहा है। सोनू सूद भी कितने लोगों को पहुंचा पा रहा है, कह रहा है, कर रहा है, लेकिन कब कर रहा है? जब बहुत से मजदूर चले गए। चलिए ठीक है, अच्छा है, कर तो रहे हैं कम से कम। लेकिन आप ये समझिए कि कितने मजदूर अभी भी ऐसे हैं जहां सोनू सूद जैसा कोई व्यक्ति पहुंच रहा है क्या? या कोई ऐसा मजदूर, ऐसे मजदूरों की जो अभी भूखे मर रहे हैं शहरों में, उन पर कोई रोटियां पहुंचा रहा है क्या? ये किस स्तर पे उनकी लिविंग लाइफ है? बहुत सी रास्तों में महिलाओं के गर्भ, मतलब बच्चे हो गए, कोई व्यवस्था नहीं। गर्भवती महिलाएं पैदल गई, कितना गई वो अलग चीज है। तो इन समस्याओं का निस्तारण क्या है? ये समस्याएं, सबसे पहले समस्याएं उत्पन्न क्यों हुई? अगर हम स्वतंत्र भारत से देखें तो अगर किसी ने घाटा उठाया है तो मजदूर ने। और लगातार बहुत सी कविताएं लिखी गई, कहानियां आई, अच्छी बात है, कम से कम कविताएं, कहानियां आई, इतिहास में दर्ज हुई, बहुत सी बातें दर्ज हुई, बहुत सी कहानियां लोग पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि मतलब मजदूरों को ये समस्या है। लेकिन इन संवेदनाओं का अगर इतिहास देखें तो स्वतंत्रता के बाद से लगातार क्या ऐसी समस्या हमारे सामने नहीं? क्या ये कोरोना की समस्या नहीं आई तो इसके पहले मजदूर की कोई समस्याएं नहीं थी? या अब जो वर्तमान में हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि 12 घंटा प्रत्येक मजदूर को 8 घंटे की जगह काम करना पड़ेगा, क्या वो 12 घंटा काम करने के बाद उसको ना वेतन बढ़ेगा ना कुछ भी बढ़ेगा, और 12 घंटा उसे काम करने की क्या मजदूर के हक की बात है? या आप अपना घाटा तो पूरा कर रहे हैं, उसके घाटे की बात की सोची है आपने? उसका जीवन स्तर कहाँ पहुंच जाएगा? 8 घंटा उस बंद फैक्ट्री में काम करना कितना, मतलब इतनी, मतलब वहाँ एक प्रकार की सफाई की कोई व्यवस्था नहीं, या मशीनों की इतनी बदबू होती है, इतना धुआं उठता है, या इतनी तरह की वहाँ गंधें पैदा होती हैं जिनके बीच मजदूर को काम करना पड़ता है।
और उन काम करने में 8 के बजाय आप 12 घंटे लगाएं। 12 घंटा काम करने के बजाय क्या वो उसके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है? वो जहाँ जाता है, वहाँ से जहाँ से वो आता है, वहाँ आने जाने में उसको भी घंटे भर लग जाते हैं आने जाने में। अगर 2-4 घंटा वो भी मान लें तो 12-4-16 घंटे तो उसके आने जाने मजदूरी करने में निकल गए। 8 घंटे में वो क्या क्या करेगा? इस पर आप सोचना है। बिना पैसे बढ़ाए आप कर रहे हैं। अब बिल्कुल मतलब ये भी नहीं कि साल भर के लिए, 2 साल के लिए, या कोई कंपनी ये कहे कि हम, ये सरकार ये कहे कि हमारी कंपनियों को या हमारे उद्योगों को बहुत घाटा हुआ, इसलिए मजदूरों से हम ये कह रहे हैं कि साल भर वो इतना काम करेंगे। वो अनियमित समय के लिए हो गया है। बताइए, ये क्या मजदूर के जो समस्या है उसका एक बहुत बड़ा विषय नहीं है? तीसरी बात मैं कह रहा हूँ कि मजदूरों के जो गांव जा रहे हैं वो एडजस्ट कैसे होंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि जो गांव, आज भी देखो तो हमारे गांव की गलियां बड़ी तंग हो गई हैं। अब गांव छोटे नहीं, जनसंख्या का जो एक फैलाव वो काफ़ी बढ़ रहा है। और एक चीज़ और देखिए, गांव से वो 2 प्राणी निकले थे और जब गांव लौट रहे हैं तो 6 प्राणी हो गए हैं, 8 प्राणी हो गए। 8 प्राणी गांव में, 2 प्राणी निकले थे, 8 जा रहे हैं। आप देखिए कितना बड़ा परिवार वहां प्रवेश कर रहा है। क्या हमारे गांव इसको एडजस्ट कर पाएंगे? ये भी आप सोचने का विषय है। गांव क्या हर चीज को उनको भोजन करा पाएगा? कितने लोग गए हैं, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं। मैंने कहा जिनके परिवार के गांव की कोई आइडेंटिटी, वहां कोई दिक्कत नहीं है, वहां एडजस्ट होगा। लेकिन जहां वो आइडेंटिटी खो चुके हैं या अपनी आइडेंटिटी खराब कर चुके हैं, वो कैसे एडजस्ट होंगे? ये भी एक प्रश्न है। क्या वहां ये एजेंट किस्म की व्यवस्था नहीं होगी या वहां कोई दलाली नहीं होगी? इस पर भी सोचना हमारा फर्ज है। ये उनके मतलब एडजस्ट होने की बहुत बड़ी समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या है कि कोरोना बहुत दिन नहीं रहेगा। हो सकता है 4-6 महीने रहे या साल भर रहे, जो भी जितना लोग बता रहे हैं। अभी तो कोई इसका निश्चित पैमाना हमारे सामने नहीं है कि इतना ही रहेगा। लेकिन जब तक ये रहेगा, उसके बाद इन मजदूरों का क्या होगा? उनके पुनर्रोजगार की व्यवस्था क्या होगी? या जितने दिन कोरोना रहेगा उनके खाने पीने की व्यवस्था क्या होगी? पठन पाठन तो पढ़ने के लिए तो वैसे भी छूट जाता है उनका, उनकी क्या व्यवस्था होगी आगे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम उनके रोजगार के लिए क्या करते हैं। कितने को हम महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत उन्हें काम दे पाएंगे? मनरेगा, नरेगा, जितनी भी व्यवस्थाएं कितने लोगों को दे पाएंगे? मित्रों, मैं आज भी ये बात आपके सामने उठाता हूं कि गांव के किसी 2, 4, 10, 20, 25 या 100 लोगों को चुन करके आप रोजगार दे देंगे तो इससे पूरे गांव का हित नहीं हो सकता है, बल्कि गांव के बीच में आप खाइयां पैदा कर रहे हैं। आप गांव के किसी 1 व्यक्ति या 10 व्यक्ति के घर पक्के बनवा कर बाकी जो 99 लोग, 90 लोग जो कच्चे घरों में रह रहे हैं, उनके बीच आप फांक पैदा कर रहे हैं। ये व्यवस्था सबके लिए होनी चाहिए। आप किसी 10 लोग के लिए करते हैं तो 2 बीच की दूरियां, और 10 लोग कौन? जिनके पास नहीं है। क्यों नहीं है? इस पर भी बहुत से सवाल हैं। एक व्यक्ति है जो पूरी ईमानदारी के साथ जीता है और अपनी व्यवस्था बना के चलता है, उसको कोई लाभ नहीं मिलता। एक व्यक्ति जो तमाम तरह की अमानवीय हरकतों को करते हुए, नशाखोरी, जुआखोरी, कुछ भी नहीं ऐसा है जो न करता, उसके बाद भी उस गवर्नमेंट उसको दे देती है। आप उस नशाखोर को दे देते हैं और एक ईमानदार व्यक्ति जो जीवन जीता है उसको कुछ नहीं देते हैं। तो ये व्यवस्था की फांक पैदा करना नहीं है तो और क्या है? इस पर भी एक सवाल होना चाहिए। बहुत बड़ा सवाल है और लगभग काफ़ी दिनों से चल रहा है। लेकिन वर्तमान में ये व्यवस्था को देखते हुए हम मजदूरों के लिए क्या करेंगे? ये आज मैं इन बातों पर इसलिए प्रश्न कर रहा हूँ कि बहुत बड़ी समस्याएं आने वाली हैं हमारे मजदूर जीवन के प्रति, उनके बच्चों के लेकर। उनके आज भी अमानवीयता के जितने रूप आप अधिकतर देखेंगे इस मजदूर वर्ग में ही देखेंगे। महिलाओं पे अत्याचार, बच्चों पे अत्याचार, वहाँ पर बैठे हुए बुजुर्गों पे अत्याचार। ये व्यक्ति केवल जुबान के अत्याचार नहीं है, ये मतलब दंडात्मक अत्याचार के रूप में वहाँ प्रश्न पाते हैं। वहाँ पर मार काट भी होती है। आज जो एक व्यक्ति जो बढ़ रहा है, आगे बढ़ चुका है, जिसमें वैचारिक रूप से या आर्थिक रूप से समृद्धता आ गई है, वहाँ पर अब हाथ नहीं उठते किसी पर। जुबान भले चल जाए लेकिन वहाँ हाथ भी उठेगा, मार भी चलेंगे, ड्रिंकिंग भी लोग करेंगे, और क्या वहाँ पर आप कुछ नहीं कर पा रहे। आप
मतलब शराब की दुकानें खोल दी है अपने लाभ के लिए। आप बताइए, उस शराब से पीने के बाद कितने घरों में अव्यवस्था फैलती है, अव्यवस्था होती है, उसका निस्तारण नहीं आप कर पा रहे हैं और आप व्यवस्था खोल दिए कि हमको सरकारी लाभ हो जाए। आइए, आबकारी विभाग जिस आंदोलन जिसको लेकर के गांधी जी मतलब अपने स्वाधीनता संग्राम के लगभग पूरे दौर में विरोध करते रहे, वो हमारे आज़ाद भारत में खुले रूप में रख दिया गया। एक लाइन में छोटे में अंग्रेजी में या हिंदी में लिख दिया, ड्रिंकिंग इज इंजरीज टू हेल्थ या स्मोकिंग इज इंजरीज टू हेल्थ, ये सब लिख तो दिए, लेकिन हमने उनको पीने के लिए मजबूर कर दिया। और आप देखिएगा, अगर प्रेमचंद का एक उपन्यास है रंगभूमि, रंगभूमि की में जो सूरदास नामक चरित्र रहता है, जो गांधीवाद का प्रतिनिधि पात्र है, वो किस तरह से इस पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करता है और विरोध करते करते वो टूट जाता है, मर जाता है। लेकिन आप देखिए कि वो जो पूंजीवाद की व्यवस्था का विरोध करने के पीछे उसकी मंशा क्या है। ये शराब ही थी जिसको घर में पूंजी, जहाँ जहाँ ये पूंजीवाद आया वहाँ शराब पहुँचती, वहाँ ठेका खुला और ठेके पहुँचने हमारे घरों में मार काट हुई, बच्चों के प्रति क्या क्या गाली गलौज हुआ। उस व्यवस्था को आपने किसी ने सोचा है? आप उसके लिए लाइन खोल दिए, लाइन लगवा दिए, तमाम तरह के आप खुद देखे होंगे कि पूरी की पूरी दुकानों में ऐसी भीड़ लगी कि जितने ही लॉकडाउन के नियम थे सब कुछ टूटे, मार हुई, पिटाई हुई, लाठीचार्ज हुई, क्या नहीं हुआ। आप उसको लाभ के लिए छोड़े। हम मजदूरों के अंदर अगर ईमानदारी से उन्हें कम पैसे देकर ये जागृत कर दें कि हमें जागृत होना है, तो हमारे मजदूर हमारा सहयोग करेंगे। आज हमारी सरकारें, हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं उन्हें जागृत नहीं कर पा रही और उनकी ये सूझबूझ भी है, ये बहुत दूर का सोचें कि इनको जागृत कर देना, अपनी सत्ता को समाप्त करना है, वो चाहे पूंजीवाद की हो, चाहे सरकार की हो या चाहे व्यक्ति की हो। इसलिए कोई मजदूर को जागृत नहीं करना चाहता और किसी में इतनी इच्छा शक्ति नहीं है कि उन मजदूरों के साथ खड़ा होकर ईमानदारी से कह दे कि नहीं, वो जैसे मतलब लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि एक समय का भोजन करो, साग सब्जी अधिक उगाओ, हम 1 जून खाएंगे, किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। वो व्यवस्था लाने वाला कोई हमें आज तक प्रतिनिधि मतलब राजनीति का प्रतिनिधि नहीं मिला है। मित्रों, मेरे मन में कुछ समस्याएं थी, मैंने आपके साथ रखी और बहुत कुछ है जो अनकहा रह जाता है। जितना भी कहो, कहने को शेष बहुत रहता है, तो कभी पूर्ण नहीं होती है कोई बात। मैंने कुछ सूत्रात्मक रूप से जो बना वो कह दिया। बस एक पंक्ति और है कि दाग दाग उजाला ये सब गजीदा शहर था इंतजार जिसका, ये वो शहर तो नहीं, ये वो शहर तो नहीं। नमस्कार।